हेलो ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सोशल रिसर्च के बारे में अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कोई भी सोशल फिनोमिना हम लोगों को अपने आसपास होता हुआ देखने को मिलता है तो वहां पे सोशल रिसर्च सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा शुरू कर दी जाती है। सोशल रिसर्च के अलग अलग मतलब है, अलग अलग मकसद है। सोशल रिसर्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किस तरीके से जो न्यू फैक्ट्स हैं उनको सोशियोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए। कोई भी सोशल फिनोमिना, क्योंकि देखिए जैसा समाज, जैसी सोसाइटी आज से 100 साल पहले थी वैसी सोसाइटी शायद आज नहीं है। जिस तरीके से रिलीजन को आज से 100-150 साल पहले हमारे पूर्वज लिया करते थे या उसको फॉलो किया करते थे, वैसे रिलीजियस एक्टिविटीज जो आजकल हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। कुछ समय पहले, आज से 5 या 10 साल पहले, जब भी मूवीज वगैरह देखनी होती थी तो लोग थिएटर्स की तरफ रुख किया करते थे। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग ज्यादा रिलाय कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिनमें नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, हॉटस्टार है। तो आसान भाषा में आजकल हम लोग, अगर मैं जो है वो कंटेंट या एंटरटेनमेंट कंटेंट वॉचिंग की बात करूंगा तो वहां पे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं एज कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, जैसे मैंने अभी आपको थिएटर का एग्जांपल दिया। तो सोसाइटी जो है उसके अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा चेंजेस होते हुए देखने को मिलते हैं। यही कारण है अलग अलग नए नए तरह के सोशल फिनोमिनाज जो हैं उनसे सोशियोलॉजिस्ट रूबरू होते हैं और उनको वो अंडरस्टैंड करने के लिए सोशल रिसर्च कैरी आउट करते हैं। सोशल रिसर्च एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है ताकि हम लोग नए फैक्ट्स के ऊपर पहुंच सके और जो ओल्ड फैक्ट्स हैं या तो उनको और ज्यादा बेटर कर सके या उनको चैलेंज कर सके, उनको चेंज कर सके। क्लियर? तो सोशियोलॉजी के अंदर सोशल रिसर्च जो है उसके बारे में होपफुली आप लोगों को याद होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो सोशल रिसर्च को एक बार जल्दी जल्दी जो है वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जहां पे सबसे पहले हम लोगों ने जो सोशल रिसर्च है उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। उसके साथ हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्टिव है सोशल रिसर्च की वो क्या क्या है। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज। उसके साथ साथ जो सोशल लाइफ है उसको एक सिस्टमेटिक मेथड, एक सिस्टमेटिक तरीके से अंडरस्टैंड करना, ताकि जो थ्योरी या रिसर्च एक स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए बिल्ड हो उसको हम लोग दूसरी जगह के ऊपर जो है वहां पे रेप्लीकेट कर सके। तीसरा है वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, यानी कि जब मान लीजिए मैं देख रहा हूं कि आजकल जो ऑनलाइन क्राइम्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन। क्लियर? जहां पे ऑनलाइन अब्यूज है, ऑनलाइन हैरासमेंट है, तो एक सोशल फिनोमिना जो है वो घटित होता हुआ हम लोगों को अपने आसपास देखने को मिल रहा है। जब सोशल रिसर्च इस फिनोमिना के ऊपर एग्जीक्यूट की जाएगी तो वहां पे ये देखा जाएगा कि जो ऑनलाइन अब्यूज है ये क्यों ज्यादा हो रहा है। तो जब ऑनलाइन अब्यूज के ऊपर प्रॉपर की क्या इसके रीजन है, इसके पर्सनल रीजन क्या है, सोशल डायमेंशन, सोशल एस्पेक्ट्स क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या है, जिनके कारण ऑनलाइन अब्यूज अगेंस्ट वुमेन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जब इसके ऊपर प्रॉपर एक सिस्टमेटिक रिसर्च कैरी आउट की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये भी आइडिया लगेगा कि इसके क्या रीजंस है, इसके कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो इस ऑनलाइन अब्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सरकार उसके लिए पॉलिसीज बनाएगी, प्रोग्राम बनाएगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के वेलफेयर के लिए जो है वो ये चीज कारगर साबित होगी। क्लियर? इसके साथ हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स को जब अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा ताकि उनको जो है वो रीयूज किया जा सके, ताकि एक सोसाइटी के फैक्ट देयर आर चांसेस कि वो दूसरे समाज, दूसरी सोसाइटी के लिए भी ट्रू हो, दूसरी जो सोसाइटी है उसके लिए भी सही हो। इसके साथ साथ सोशल कंट्रोल या स्पेसिफिकली प्रिडिक्शन, जो कहीं ना कहीं साइंस होने का एक बहुत ही बड़ा रीजन रहता है कि आप एक सोशल फिनोमिना, या मान लीजिए कि कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट हैपनिंग हो रही है जिससे आप फ्यूचर प्रोडिक्ट कर सको कि अगर ये समाज ऐसा करेगा तो आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद इसमें ये हैपनिंग होगी, तो वो तभी हो सकती है अगर उस तरह का जो सोशल फिनोमिना है उसके ऊपर एक प्रॉपर सिस्टमेटाइज्ड जो सोशल रिसर्च है उसको कैरी फॉरवर्ड या कैरी आउट किया जाए। क्लियर? तो अलग अलग जो सोशल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो हम लोग जो सोशल रिसर्च को डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें मेनली आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव था, अप्लाइड और बेसिक्स, इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक, डिडक्टिव और इंडक्टिव, थ्योरेटिकल एंड और एम्पिरिकल। क्लियर? तो होपफुली यहां तक जो है वो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। तो आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा, जो मेन सोशल रिसर्च, देखिए चाहे मैं अप्लाइड और बेसिक, इडियोग्राफिक, नोमोथेटिक, डिडक्टिव, थ्योरेटिकल की बात करूंगा, ये सारे के सारे जो अलग अलग आपकी टाइप्स हैं, ये दोनों हम लोगों को क्वालिटेटिव एंड जो क्वांटिटेटिव टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च है इसके अंदर इंक्लूड होती हुई देखने को मिलेंगी। क्लियर? वो कैसे मिलेंगी? जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को पता लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट इज योर क्वांटिटेटिव मेथड। देखो, सबसे पहले हम लोग
क्वांटिटेटिव मेथड की बात करते हैं। अब सिंपल सी भाषा में समझना आप लोग, क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर इसका इस मेथड का जो वो एनालिसिस भी करना है, यानी कि जो मेथड है वो किस हद तक सक्सेसफुल है, क्या इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो क्वालिटेटिव मेथड है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड की मैं आप लोगों से बात करता हूँ, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर एक सर्वे हुआ, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर सर्वे हुआ। होपफुली आप सब लोगों को सर्वे का मतलब पता ही होगा। सर्वे का मतलब क्या रहता है, जहां पे लोग आपके घरों तक आते हैं और आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछते हैं, जैसे पॉपुलेशन सर्वे, ठीक है, पॉपुलेशन सर्वे रहता है जहां पे आपसे पूछते हैं कि एक परिवार के अंदर कितने मेल है, कितने फीमेल है, क्या उनकी एज है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, इस तरह के सवाल जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए एक एरिया के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर जो है या एक टेरिटरी के अंदर हम लोगों ने जानना है कि वहां पे जो एजुकेशन है उसका लेवल कैसा है, क्या लोग वहां के जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, उसके ऊपर मान लीजिए हम एक सर्वे जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो सर्वे भी दो तरीके से कंडक्ट होगा। एक आपका जो है वो क्लोज एंडेड सर्वे होगा, दूसरा जो है वो आपका ओपन एंडेड सर्वे होगा। ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है, होपफुली अभी आपको इसके बारे में भी समझ आ जाएगा। जो आपका क्लोज्ड आपका सर्वे होगा, क्लोज्ड सर्वे का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाएगा जहां पे आपने यस और नो में टिक करना है। जैसे डू यू लाइक योर एजुकेशन सिस्टम, डू यू लाइक योर एजुकेशन सिस्टम, और आपके पास कॉलम है यस और दूसरा है नो। तो किसी ने टिक कर दिया कि हाँ जी आई लाइक माई एजुकेशन सिस्टम, किसी ने किया कि नो आई डू नॉट लाइक माई एजुकेशन सिस्टम। तो ये कौन सा आपका सर्वे होगा, दिस इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्वे या क्लोज एंड सर्वे। क्लियर। अब मान लीजिए सर्वे कंडक्ट हुआ, इन्होंने टोटल 100 जो लोग थे उनसे ये क्वेश्चन पूछा, दैट इज डू यू लाइक योर एजुकेशन सिस्टम। तो इनमें से जो 60 थे उन्होंने कहा नो, जो 40 थे उन्होंने कहा यस। तो यहां पे अब जो रिसर्चर है, सोशल रिसर्चर है, उसके पास एक प्रॉपर डाटा आ गया, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ गई, एक चीज की प्रॉपर क्वांटिफिकेशन आ गई कि 60% जो लोग हैं दे डू नॉट लाइक देयर एजुकेशन सिस्टम। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड, जहां पे किसी चीज को नंबर से, किसी चीज को फैक्ट से जो है वो एसेस किया जाता है और फिर बताया जाता है कि देखिए अगर मेरे को कोई बोले कि जी भाई हिमाचल जो है वो वहां पे जो है वो एजुकेशन अच्छी नहीं है, क्लियर, तो मैंने जी ये क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि 40% लोग हैं, 80% लोग हैं, 90% लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं है। तो मैंने अगर कोई स्टेटमेंट दी, मैंने अगर कोई रिसर्च कैरी आउट की, तो उसके बेसिस के ऊपर या उसको प्रूव करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई डाटा होना चाहिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी ना ये इंफॉर्मेशन आती है, जो फैक्ट आता है कि अच्छा 80% लोग जो है वो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हम लोगों को देखने को मिलती है, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगता है, वो ज्यादा रियल लगता है। तो क्वांटिटेटिव मेथड में या जब भी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जब उसको फॉलो किया जाता है, तो उसमें इस तरह का जो पूरा एक नंबर सिस्टम जो है, या कितने परसेंट लोग उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन जब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो जो सर्वे है वो उसका एक एग्जाम्पल है, जो कि मैं आप लोगों से को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर। तो यहाँ पे जी 100 लोगों से हमने बात की, उनमें से 90 ने ये कहा, 10 ने ये कहा, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटेटिव मेथड के फायदे हैं, फायदे क्या हैं कि देखिए फैक्चुअल जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है, जो भी रिसर्च कैरी आउट की जा रही है, या जो भी बात में थ्योरी बिल्डिंग हो रही है, वो सारी की सारी फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। दूसरा फायदा इसका क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी नहीं है, यानी कि हो सकता है कि मैं पर्सनली एजुकेशन सिस्टम को पसंद करता हूं, लेकिन जब मैंने रिसर्च को कैरी आउट किया तो वहां पे ज्यादा परसेंट लोगों ने कह दिया कि भाई वो पसंद ही नहीं करते हैं। तो चाहे मेरी पर्सनल, यानी कि जो सोशल रिसर्चर है उसके पर्सनल बायसनेस, उसका पर्सनल ओपिनियन जो मर्जी, उस पर कोई ज्यादा फर्क जो है वो इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला है। क्लियर। तो वहां पे या जो ये रिसर्च कैरी आउट की जाती है थ्रू क्वांटिटेटिव मेथड, वो ज्यादा हम लोगों को बेटर देखने को मिलती है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलती है, ज्यादा रियल देखने को मिलती है, एज कंपेयर टू अदर मेथड जिसको हम लोग जो है वो क्वालिटेटिव मेथड के नाम से जानते हैं। क्योंकि क्वालिटेटिव मेथड जो है वहां पे मान लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है कि
उसमें मान लो मैं रिसर्चर हूं, मैं सोसाइटी में चला जाऊंगा, मतलब मान लीजिए मैंने किसी एक ट्राइब की स्टडी करनी है तो वो ट्राइब के पास चला जाऊंगा, मैं उनके पास रहना शुरू कर दूंगा, उनको मैं ऑब्जर्व करूंगा, क्लियर, उनके साथ रहूंगा, उनको पूरा समझूंगा और फिर उनके ऊपर लिखूंगा। अब जब मैं उनके ऊपर लिखूंगा तो मैं नंबर क्वांटिफिकेशन इसके बेसिस के ऊपर अपनी असेसमेंट नहीं करूंगा, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस के ऊपर जो मेरी सोशल रिसर्च कैरी आउट की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटेटिव मेथड होता है वहां पे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल बायसनेसेस है, हो सकता है कि मैंने पहले सोचा हो कि ट्राइबल अच्छे नहीं होते, या मैंने सोचा हो ट्राइबल अच्छे होते हैं, तो जब मैं प्रॉपर एनालिसिस करूंगा उन लोगों के साथ रह के, तो कहीं ना कहीं जो मेरी पर्सनल बायसनेसेस हैं वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। और यही कारण है कि जब भी क्वालिटेटिव मेथड को यूज करके सोशल रिसर्च की जाती है तो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट जो वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की थ्योरीज देते हैं। नॉर्मली क्वांटिटेटिव में ऐसा जो है वो नहीं देखा जाता है। हाँ, दोनों का क्या है फायदा और नुकसान, ये भी है कि क्वांटिटेटिव जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को एक नंबर से असेस करने की कोशिश कर रहा है। अब आप एक कुछ चीज सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक आपसे बंद कमरे के अंदर आपका मन है कि डू यू लाइक योर पॉलिटिशियन और नॉट। सवाल का जवाब अपने मन के अंदर सोचो, डू यू लाइक योर पॉलिटिशियन और योर एमएलए और योर एमपी और नॉट। क्लियर? आपका जवाब हाँ हो सकता है और ना हो सकता है। दूसरा सवाल, सेम सवाल मैं आपसे पूछूं एक पब्लिक डोमेन के अंदर जहां पे 100 लोगों के सामने आपने इसका आंसर करना है, शायद वो आपका एमएलए एमपी भी वहां पे है, तो तब मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूं, एक मैंने बंद कमरे में आपसे पूछा या आपने खुद से पूछा इस क्वेश्चन को, एक मैंने पब्लिकली आप लोगों से पूछा दैट डू यू लाइक योर एमएलए और एमपी और नॉट। आप चांसेस ये हैं चांसेस ये हैं कि आप शायद उस स्पेसिफिक टाइम पे सोच आप पूछ रहे हो, लेकिन जब आपको पता है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं, एमएलए आपको देख रहा है, तो आप अपना जो डिसीजन है, अपनी जो सोच है उसको डिफरेंट कर दो, बोलोगे नहीं जी बहुत बढ़िया है। क्योंकि हम लोग जो है वो कोई मशीन तो है नहीं। मशीन का मतलब है कि भाई रेड को रेड बोल रहे हैं, ब्लैक को ब्लैक बोल रहे हैं। हम लोग तो वो हैं, हम लोग ह्यूमन है, हमारे इमोशंस हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार क्यों बोलना है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं क्यों बोलना है, यार इसको बुरा लग सकता है, किसी का दिल क्यों दिखाना है उसके लिए झूठ बोल देते हैं। हम इसलिए भी बोलते हैं, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा बाहुबली हो, बहुत बड़ा पावरफुल इंसान हो, मेरे को लगे यार कि कहीं मेरी नौकरी या मेरी जिंदगी जो वो खतरे में ना पड़ जाए, मैं डर के कारण मना कर सकता हूँ। तो ह्यूमन लाइफ जो है वो काफी इमोशंस के ऊपर आधारित होती है। तो जब हम उसको क्वांटिफाई करते हैं, सर्वे वगैरह करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि जो ह्यूमन है वो इंसान जो है वो सिचुएशन के अनुसार अपना आंसर चेंज कर देता है, और हम लोगों को कभी भी रियल पिक्चर जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो क्वांटिटेटिव मेथड में ये प्रॉब्लम। क्वालिटेटिव में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो रिसर्चर होगा वो लोगों के साथ रह रहा होगा, लोगों को प्रॉपर स्टडी कर रहा होगा, उसने नंबर सिस्टम के बेसिस के ऊपर ये डिसाइड नहीं किया होगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसने प्रॉपर लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद उनके बीच में रहने पे जब वो सहज हो जाते हैं, यानी कि जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद कैसा वो बिहेव करते हैं उसके बेसिस के ऊपर जब उसने अपनी थ्योरी को बिल्ड किया हुआ है। तो क्वालिटेटिव के अपने फायदे हैं, क्वांटिटेटिव जो है उसके अपने फायदे। क्लियर? तो जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है ये एक तरीका है जिसके थ्रू क्वालिटेटिव मेथड जो है उसको सोशल रिसर्चर यूज करते हैं। क्लियर? जैसे मैंने आप लोगों को जब वो नायर फैमिली का भी प्रॉपर एक रिसर्च के बारे में जो बताया हुआ था केरला की, कि किस तरीके से जो वहां पे थोड़ा मेट्रिलिनियल सिस्टम जो हम लोगों को देखने को मिलता है, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के जरिए हुआ था, यानी कि वहां पे जो वो क्वालिटेटिव मेथड को यूज किया। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। आजकल जो मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट है, स्पेसिफिकली रॉबर्ट मोर्डन के बाद जो है वो हम लोग देखते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो आजकल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के दोनों जो टूल्स हैं उनको एक साथ यूज करते हैं, दोनों रिसर्च मेथड को जो एक साथ यूज किया जाता है। लेकिन आप लोगों को इनके बारे में इंडिविजुअली भी पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन से तरीके आते हैं, क्या उनके फायदे हैं, क्या उनके नुकसान है। तो होपफुली आप लोगों को जो है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मैथड्स, कौन कौन से टेक्निक्स जो है वो हम लोगों को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड्स की। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए सबसे पहली एडवांटेज देख लेते हैं। अब देखो क्वांटिटेटिव में खासियत है, खासियत क्या है कि आप लोग एक दिन में 1000 लोगों से पूछ सकते हो, जाऊंगा मैं, डू यू लाइक द एजुकेशन सिस्टम और नॉट, डू यू लाइक योर एजुकेशन सिस्टम और नॉट। यानी कि मैं ज्यादा बड़ा एरिया जो है वो कम टाइम में कवर कर पाऊंगा और ज्यादा लोगों के ऊपर जो वो सर्वे कर सकता हूं, ज्यादा लोगों से जो वो क्वेश्चंस पूछ सकता हूं और ज्यादा डाटा, ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो कम टाइम में इकट्ठा कर सकता हूं। क्लियर? तो जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है उसमें ज्यादा ब्रॉडर एरिया कवर होता है।
क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं है। क्वालिटेटिव में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि क्वालिटेटिव में मैं लोगों के पास जाऊंगा, क्लियर, उनसे बात करूंगा, एक ही समाज, एक ही सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा, तो उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। और जब मैं एक सोसाइटी के, एक ट्राइब के अंदर चला गया, तो मैं उसी ट्राइब को अंडरस्टैंड कर पाऊंगा, दूसरे जो लोग हैं उनको मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशन के जरिए जो है, ये एक एग्जाम्पल है, वैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अलावा केस स्टडीज भी हैं जिनको क्वालिटेटिव जो मेथड्स उनमें यूज किया जाता है। लेकिन आप लोगों को जैसे जो सर्वे और ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ये ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है, ज्यादा यूज होता हुआ देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि मैं इनका बार बार जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो क्वांटिटेटिव का फायदा क्या है कि आप इसमें ज्यादा एरिया जो है उसको कवर कर सकते हो, क्लियर। और इसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का मतलब है कि ज्यादा लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ज्यादा लोगों से जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और उसके बेसिस के ऊपर जो वो अपनी एनालिसिस बना सकते हो। ये ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि कम टाइम में ज्यादा डाटा कलेक्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ जो हाइपोथेसिस, याद होगा आप लोगों को, हमने प्रॉपरली एक डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, कैसे सोशल थ्योरी जो उसको बनाया जाता है। तो उसमें हाइपोथेसिस होती है, यानी कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये चीज सही है, फिर हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी आपकी हाइपोथेसिस है, जो भी आपने थ्योरी जिसके ऊपर बेस्ड करनी है, जो आपकी एजम्पशन है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये वाला जो सिस्टम रहता है, दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड, ये काफी इंपैक्टफुल रहता है, काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, क्लियर। ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी इसमें है क्योंकि डाटा के ऊपर ही डिसीजन लिए जा रहे हैं, कोई इमोशंस के ऊपर नहीं लिए जा रहे हैं। सब्जेक्टिविटी तब रहती है जब हम लोग अपने पर्सनल बायसनेस, मेरी पर्सनल इमोशंस, मेरी पर्सनल ओरिएंटेशन, मेरी डिसीजन मेकिंग में जब रोल प्ले करेंगी, तब ज्यादा सब्जेक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डाटा के बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया जा रहा है, डाटा के बेसिस के ऊपर सोशल रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो यही कारण है कि हम लोग क्या देखते हैं, इसको कहते हैं हम लोग दैट इज मोर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, क्लियर। और उसके साथ साथ क्योंकि इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने सर्वे का एग्जांपल दिया, इंटरव्यू जो है दे आर पार्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्लियर। तो यहाँ पे ऑलरेडी कैसे डाटा इकट्ठा करना है उसके लिए पहले से एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं। क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं, क्योंकि क्वालिटेटिव इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं, क्योंकि वो उसकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन, उसकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी के ऊपर उसकी थ्योरी बिल्डिंग जो है वो डिपेंड करती है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम लोगों को ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो अगला जो है, यहाँ पे वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स पहले से बने हुए हैं, जिसके बेसिस के ऊपर थ्योरी बिल्ड करना, रिसर्च को कैरी आउट करना थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा आसान है, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो कंपैरिजन करना रिसर्चर के लिए इजी है, क्योंकि डाटा कंपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन सेंसस में हेल्थ के ऊपर डाटा कंपेयर करना है, तो इंडिया का हेल्थ का कितना है, यूएस का कितना है, यूके का कितना है, चाइना का कितना है, इट इज वेरी इजी टू कंपेयर, क्लियर। बट इन क्वालिटेटिव मेथड्स, क्योंकि वहां पे पर्सनल बायसनेस, पर्सनल ओपिनियन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, एंड इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू कंपेयर द डाटा ऑफ, या टू कंपेयर द सोशल रिसर्च ऑफ वेरियस सोसाइटीज, क्लियर। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जो है वो ऐसा नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे डाटा के बेसिस के ऊपर ही चीजें चलेगी, क्लियर। उसके साथ साथ जो पर्सनल बायसनेसेस हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो थोड़ी सी यहाँ पे साइड हो जाती है। यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है, उसके बेसिस के ऊपर जो वो कहीं ना कहीं डिसीजन लिए जाते हैं, डन। तो जब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर दी एडवांटेजेस, क्योंकि इस तरह के जो सवाल हैं हम लोगों ने अपने पेपर के अंदर देखे हुए हैं, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच की जो एनालिसिस भी अगर आपने करनी है, तो आपको इनके जो पॉजिटिव हैं, इनके नेगेटिव हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इनके बारे में जब आप लोगों को प्रॉपरली पता होना चाहिए, क्लियर। अब इसकी डिसएडवांटेज देख लेते। देखो, ये थोड़ा सा ना जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट रहते हैं, इनकी यही ब्यूटी होती है कि इनमें जिस चीज को हम कभी पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, हम सेम चीज को जो है वो क्रिटिसाइज भी कर देते हैं। बस ये जो आपका लिखने का लहजा है, लिखने का तरीका है, सोचने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर। और वैसे भी ये वाली चीजें तो थोड़ी इतनी मुश्किल नहीं है, इजी चीजें हैं, रिलेटेबल चीजें हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा, वहां पे हम लोग जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स की बात की जाएगी, क्लियर। ऑगस्ट कॉम्ट की बात की जाएगी, हर्बर्ट स्पेंसर की बात की जाएगी, क्लियर। एमिली डुर्कheim की बात की जाएगी। अब इनके ऊपर हमारे अगले 20-25 लेक्चर जो है, 15-20 लेक्चर जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और वो थोड़े मुश्किल भी रहेंगे। तो आपने जो है वो प्रॉपरली अब फोकस के साथ, क्योंकि 6-7 लेक्चर मैंने इसलिए रखे थे, थोड़े से हल्के रहेंगे, ताकि आप लोग थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर दो। सोशियोलॉजी
कल माइंड जो है वो आप लोगों का बिल्ड होना शुरू हो जाए, फिर हम लोग थिंकर को शुरू करेंगे। तो थिंकर हम शुरू करेंगे, फिर उसके बाद ये जो हमारा सेकंड थर्ड चैप्टर जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको उन्हीं के जरिए उन्हीं के रास्ते जो है वो पूरा करेंगे। क्योंकि जब भी हम लोग आंसर राइटिंग लिखते हैं, जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं, तब हम लोगों को अलग अलग थिंकर्स को कोट करना पड़ता है, अलग अलग थिंकर जो उनकी रेफरेंस पिक करनी पड़ती है। क्लियर? तो आप लोगों को इसलिए जो है रीजन यही है कि अब हम थिंकर वाला जो टॉपिक है उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो वहां पे हमने मेरी भी और आपकी भी, हम दोनों के लेक्चर्स भी ज्यादा लगेंगे और आप लोगों की एनर्जी भी वहां पे जो है वो ज्यादा लगेगी। तो आप लोगों ने प्रॉपर 100% जो है वो फोकस करना है। क्लियर? तो देखिए, तो जब सबसे पहले जो है, ये तो सही बात है बिल्कुल कि एफिशिएंट है और हाइपोथेसिस को एसेस करना आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कंटेक्चुअल डिटेल है, जैसे मान लीजिए मैं एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब मान लीजिए मैं इंडिया के अंदर जो है, हिंदुस्तान के अंदर जो है, मान लो कि मैं मदर मोर्टेलिटी रेट को एसेस कर रहा हूँ, तो मैं एमएमआर जो है उसको बिल्कुल कंपेयर कर लूंगा यूएसए और इंडिया का, सिर्फ डाटा देखूंगा कि यार यहाँ पे एमएमआर यानी कि अगर 1 लाख मदर्स जो है वो बच्चों को जन्म दे रही हैं, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो कितनी मदर्स की डेथ हो रही है। मान लीजिए इंडिया का एमएमआर जो है वो 150 है, यूएसए का एमएमआर जो है वो 2 या 3 है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है वो एक आउटकम निकाल दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड कि इंडिया जो है वो उसके हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल शटर्ड हो चुका है। बट मैं इंडिया का जो कंटेक्स्ट है, इंडिया की जो सिचुएशंस है, इंडिया की जो समाज है, सोसाइटी है, जहाँ पे अब जाके हॉस्पिटल के अंदर जो है वो डिलीवरी होनी शुरू हुई है, पहले तो घर के अंदर ही हुआ करती थी, उस कंटेक्स्ट को जो वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ। तो बहुत बार जब हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च के बेसिस के ऊपर कंपैरिजन करते हैं, तो बहुत बार हम लोग जो कंटेक्स्ट होता है, यानी कि क्यों वैसा हो रहा है, उसको काफी बार मिस कर देते हैं और हम सिर्फ डाटा या फैक्ट जो है उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो एक जो है वो एक पहला नेगेटिव पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या गया कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि यार इसमें जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे सर्वे हैं, इंटरव्यूज हैं, जिनके बेसिस के ऊपर क्वांटिटेटिव मेथड या क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा को जनरेट किया जाता है। तो ये बहुत टाइम से चल रहे हैं, सारे रिसर्चर उसी को यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या हो गया, उससे रिजिडिटी जो है सिस्टम के अंदर आ गई और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि डाटा कलेक्ट करने के लिए आप कोई नया मेथड आज ही इजाद कर दो और उस बेसिस के ऊपर जो है वो डाटा को इकट्ठा करो। क्लियर? तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मेथड है, क्योंकि उसको बार बार यूज किया जाता है इसमें, तो ये थोड़ा सा हम लोगों को रिजिड सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? और कभी कभी इसके ऊपर हम लोग ये भी एक्यूज करते हैं कि यार इसका जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल बायसनेस हो सकती है। ये हो सकता है कि जो रिसर्चर है उसने डाटा या इंफॉर्मेशन ही उस बेसिस के ऊपर कलेक्ट किया हो। जैसे मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मैं एक सोशल रिसर्च जो वो कैरी आउट कर रहा हूँ, मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। क्लियर? और क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, मैं शहरों में रह रहा हूँ, अगर मैं रियल इमेज जानना चाहता हूँ, रियल सिचुएशन जानना चाहता हूँ एजुकेशन की, तो मेरे को शहरों से भी बाहर निकलना पड़ेगा, मेरे को गाँव में जाना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा कि स्कूल है या नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा कि वहां पे टीचर्स मौजूद हैं या नहीं है। क्लियर? लेकिन मैं अपनी कंफर्ट जोन में हूँ, क्योंकि मेरे को तो डाटा इकट्ठा करना है। तो मैं उतरा, मैं यहाँ पे जो मेरे आसपास का शहरी क्षेत्र है उसमें घूमा, अपना डाटा इकट्ठा किया और उस पर आ गया कि भाई नहीं जी, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बढ़िया है। बट मैंने क्या किया, मैंने जो डाटा है वो गांव में जाके जो है इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि शायद देयर आर चांसेस कि मेरे को ऐसा लगता है कि गांव के लोगों को क्या पता होगा, शहर के लोग जो है दे आर मोर इंटेलिजेंट, दे हैव मोर एक्सपोजर। क्लियर? दिस इज द रीजन कि मैं इन्हीं से डाटा जो है इकट्ठा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रक्चरल बायसनेस जो है वो मेरे को इस क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर देखने को मिली। और क्वांटिटेटिव मेथड में जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा इस रंग के बंदे से सवाल पूछता हूँ, इस धर्म के इंसान से सवाल पूछता हूँ, इस अर्बन या रूरल जो इंसान है उनमें से कैटेगराइजेशन कर दी जाती है कि सिर्फ जो शहरी क्षेत्रों के लोग हैं, अर्बन एरियाज के लोग हैं, उनसे मैं सवाल पूछता हूँ। तो जब जो डाटा इकट्ठा करेगा, अगर वो उसकी जो बायसनेस है वो शायद देयर आर चांसेस, क्वालिटेटिव में तो है, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रॉपर डाटा कलेक्ट करते हुए भी जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वहां पे भी जिसकी जो पर्सनल बायसनेस है वो डोमिनेट कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो रिजल्ट है वो सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, वो बिहेवियर की बात नहीं कर रहे, एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे, यानी कि जो ह्यूमन सेंटिमेंट्स है, ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो सोसाइटी में शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों को क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे पूरी जो सबसेट बनाए जाते हैं, सबसेट का मेरा मतलब क्या है कि जिनसे डाटा कलेक्ट करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग चाह रहे हो कि यार एक ट्राइब से जो है वो डाटा कलेक्ट कर लेते, तो आप हर एक ट्राइब के ट्राइबल इंडिविजुअल के पास जाएंगे और उससे डाटा इकट्ठा करोगे। आप क्या करोगे, उस ट्राइब में से मान लो 10 लाख पॉपुलेशन है, 50,000 लोगों से पूछ लेंगे या 100 लोगों से पूछ लोगे या 200 लोगों से पूछ लेंगे। क्लियर?
उस बेसिस के ऊपर आप अपना ओपिनियन बताओगे। जैसे जब आप लोग देखते हो ना कि इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं और ओपिनियन पोल निकलते हैं ना, ओपिनियन पोल का मतलब क्या होता है, जहां पे बिफोर द इलेक्शन लोगों से उनका ओपिनियन जाना जाता है कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। तो वहां पे मान लीजिए अगर पूरा इंडिया जो है वो वहां पे 130-40 करोड़ पॉपुलेशन, उनमें से वोटर जो वो मान लीजिए 70-80 करोड़ के आसपास है, तो वहां पे हार्डली 10 या 12 लाख लोगों से पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। क्लियर। तो वहां पे जो सबसेट है वो बहुत ही कम है, वोटर 80 करोड़ है और ओपिनियन पोल में डाटा इंफॉर्मेशन देने वाले लोग जो वो 10-12 लाख है। तो उससे कभी भी आप लोगों को रियल पिक्चर नहीं देखने को मिलती है। तो हमेशा जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें चांसेस ये रहते हैं कि वहां पे जो वो थोड़ा सा नैरो जो एस्पेक्ट है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो भी रिसर्च कैरी आउट की जाती है वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जब डाटा इकट्ठा करने जाया जाएगा, अब मान लो मैंने टेबल लगा दिया गांव के पंचायत में और मैंने कहा जी सबको बुलाओ, मेरे को उनसे कुछ सवाल पूछने। लोग आएंगे, सारे लोग भी बैठे होंगे वहां पे, मैं भी बैठा होऊंगा, हो सकता है उनके रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे, हो सकता है सरकारी ऑफिशियल भी बैठे हो। तो एक बड़ी ही अननेचुरल एनवायरनमेंट में मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जहां पे मैं अपना डाटा, जहां पे मैं अपने फैक्ट्स जो उनके इकट्ठा कर रहा हूँ। तो देयर आर चांसेस, जैसे मैंने आपको बताया, कि लोग जो है वहां पे वो चीज रियल चीज नहीं बताएंगे। शायद एक नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने घर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर वो डिफरेंट सोचते हैं, लेकिन जब सोशल प्रेशर उनके ऊपर रहता है तो उनका जो थॉट प्रोसेस में हम लोगों को चेंजेस होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसके नो डाउट फायदे भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसके हमें नुकसान भी देखने को मिलते हैं। अब देखो, जब हम लोग क्वालिटेटिव मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे तो चीजें रिवर्स हो जाएगी। क्वालिटेटिव मेथड जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो वो ज्यादा ब्रॉडर हो जाता है, लेकिन वैसे जब एरिया की बात आती है तो वो नैरो ही रहता है। जब हम लोग क्वालिटेटिव मेथड की बात करते हैं तो वहां पे जो रिसर्चर है, अगर वो पर्सनल बायसनेस को साइड में रख दे तो वो ज्यादा बेटर तरीके से जो वो किसी भी एक सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है, क्योंकि उसमें जो इंटरप्रिटेशन है, उसमें जो एनालिसिस है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहां पे बायसनेस होने के चांसेस जो वो कम होते हैं, क्योंकि जब वो समाज के अंदर जाके रिसर्च कर रहा होता है तो सोसाइटी के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो रूरल है, चाहे वो अर्बन है, चाहे वो कैसा भी है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, बड़ा है, कोई भी है, वुमेन है, उन सबको वो एक साथ जो एनालाइज कर रहा होता है तो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज्यादा बेटर पिक्चर जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। और क्वालिटेटिव की जो अप्रोच है, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी, और वो जब रिसर्च कर रहा होगा किसी एक स्पेसिफिक समाज को, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने रिसर्च को कैरी आउट करेगा, ना कि प्री डिफाइंड और डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अनुसार कि अच्छा ऐसे ही करना चाहिए, जो कि क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर हो रहा था। तो जो क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड में थोड़ा सा आप लोगों ने रिवर्सल डाल देना है, तो इसलिए चीजें जो वो थोड़ी सी स्मार्टली भी आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो जब हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव मेथड में तीन तरह से मेनली चीजें यूज की जाती हैं। पहला है सर्वे, दूसरा है सैंपलिंग, तीसरा है इंटरव्यू। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? सैंपलिंग का मतलब है कि एक पूरे का पूरा एरिया है, वहां में से डिसाइड कर ले कि अच्छा इस स्पेसिफिक एरिया से हम लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जो इनका आंसर आएगा उसके बेसिस के ऊपर हम ये एनालाइज कर लेंगे कि पूरा जो एरिया है उसका यही आंसर रहेगा। सैंपलिंग का मतलब है एक छोटे से एरिया को एक सैंपल के रूप में पिक करके उनसे क्वेश्चन पूछे, उनसे सवाल पूछे, और जो उनके ओपिनियन है उनको ये मानना कि ये सारे के सारे लोग जो है वो ऐसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो सैंपल इन्होंने यहां से निकाला है, ये सैंपल जो है वो इन्हीं का ही हिस्सा है, इन्हीं का ही पार्ट है। क्लियर? सर्वे का मतलब क्या है? सर्वे में जो है वो भी सैंपलिंग की तरह जो वो नॉर्मली चीजें यूज होती है। सर्वे में आप लोग गए, आप लोगों ने सामने वालों से क्वेश्चन पूछे। सर्वे ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लोज एंडेड में आप लोगों को यस और नो में आंसर करना है। ओपन एंडेड जो सर्वे रहेंगे उनमें आपसे ऐसे पूछा जाएगा, डू यू लाइक, नहीं, इसमें ये तो वो आ गया, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन एजुकेशन सिस्टम। अब वहां पे क्लोज एंडेड में क्या था? क्लोज एंडेड में जो रिसर्चर था वो आंसर क्लोज कर दे रहा है कि बताइए यस और नो, आंसर क्लोज तुम्हारा। लेकिन जो ओपन एंडेड है वहां पे क्या है? वहां पे पूछा गया कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ योर सिटी और एजुकेशन सिस्टम ऑफ योर कंट्री और ऑफ योर एरिया। तो वहां पे हर एक इंसान जो है अपने तरीके से जो है अपना आंसर देगा। हाँ, जो आंसर देगा वहां पे रिसर्चर समझेगा कि अच्छा ये फेवर कर रहा है, अगेंस्ट कर रहा है, क्या कमियां निकाल रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन जो ओपन एंडेड रहता है उसमें ओपन एंडेड आंसर मिलता है, जहां पे हर एक इंसान जो है
वो यस नो के बजाय बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो भी रिसर्चर को दे सकता है। तो सर्वे जो वो दोनों तरीके से हम लोग जो वो कैरी आउट होता हुआ देखते हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग बात करेंगे सर्वे का, होपफुली आप लोगों को यहाँ पे चीज जो समझ आ गया। डन। तो सर्वे की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेनली जो सर्वे है वहां पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लोज एंडेड, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया। क्लोज एंडेड के फायदे क्या है कि सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ज्यादा प्रिसाइजली उसको मेजर किया जाता है। उसमें रैंडम इंफॉर्मेशन, उसमें यस और नो है या एग्री और डिसएग्री है, तो वहां से ये डिसाइड करना कि यार कितने लोग हाँ कर रहे हैं कितने ना कर रहे हैं, क्योंकि बीच में जब आप ओपन एंडेड रखोगे तो वहां पे देयर आर चांसेस कि लोग जो वो बहुत डिप्लोमेटिक बात करेंगे, जहां पे आपको ये डिसाइड करना कि यस और नो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। क्लियर? सिमिलरली जो रिस्पॉन्सेज है उनको थोड़ा इजी हो जाएगा कंपेयर करना, क्योंकि क्लोज एंडेड थे। डन। इसके साथ साथ टेबल ग्राफ बनाना जो वो आसान है, और उसके साथ साथ क्लोज एंडेड में ज्यादा से ज्यादा डाटा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। रेदर अगर मैं ओपन एंडेड रखूंगा तो हो सकता है कि इंसान के ऊपर मेरे को आधा एक घंटा पौना घंटा लगाना पड़े। क्लोज एंडेड में मैं जाऊंगा, वो टिक करेगा, यस करेगा, नो करेगा, और उसका आंसर जो है वो वहीं पे क्लोज हो जाएगा। उसके बेसिस के ऊपर जो है वो मैं अपना जो डाटा है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्ड करूँ। क्लियर? तो इसके जो फायदे हैं क्लोज एंडेड के वो ये हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? थोड़े सा महंगे रहते हैं, एक्सपेंसिव रहते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा लोगों को केटर करना होता है। सवाल जो है उनको नंबर जो पेज कॉपी पेज है उसके ऊपर हर एक इंसान से जो वो अलग अलग टिक करवाना होता है। क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो रिस्पॉन्स थोड़े से लिमिटेड रहते हैं, यानी कि कोई इंसान जब उसके बाहर भी कुछ बताना चाहे वो इसमें तो नहीं बता सकता है एटलीस्ट। उसके साथ साथ लोग जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं इन चीजों में, या उनको लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क जो है स्पेसिफिक सर्वे से जो वो नहीं पड़ेगा। क्लियर? यही रीजन है। और उसके साथ साथ जो है वो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया है, डू यू हेट योर एजुकेशन सिस्टम, डू यू लाइक योर एजुकेशन सिस्टम। क्लियर? दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मे बी मैं अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उसको हेट भी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर एक सोशल रिसर्चर के रूप में मेरे को ये प्रूव करना हो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो वो घटिया है, तो मैं ऐसा लाइन, ऐसा शब्द वहां पे यूज कर लूंगा जिससे शायद लोग 100% लोग एग्री नहीं करते होंगे, और उनका रिस्पॉन्स वो आ जाएगा जो रियल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। तो क्लोज एंडेड जो सर्वे रहते हैं उनके कुछ इश्यूज, उनके कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। समझ आ गई कहानी यहाँ पे कि नहीं आई? क्लियर? तो रिवर्स है, ओपन एंडेड में इसका जो कंपैरिजन है वो क्या हो जाएगा, सारे का सारा आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कहानी सबको समझ आ रही है? डन। तो यहाँ पे हमारे क्वांटिटेटिव मेथड आ गए। क्वांटिटेटिव मेथड में सैंपलिंग क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। सेकंड हमारा है क्वांटिटेटिव मेथड में, दैट इज योर इंटरव्यू। इंटरव्यू में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पिक किया जाता है, और वहां पे जो है वो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनसे जो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लियर, किसी भी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट से। वहां पे इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस बना होगा कि पहले ये होगा फिर ये होगा ये होगा। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है कि वहां पे कुछ भी पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर्ड जो है वो थोड़ा कैरी आउट करना इजी रहता है, डाटा एक्सट्रैक्ट करना वहां से थोड़ा सा इजी है। अनस्ट्रक्चर्ड में सारी की सारी चीजें मिसिंग है। पर स्ट्रक्चर्ड में अगेन वही जो क्लोज्ड एंडेड में था कि चीजों को आप थोड़ा कन्फाइन कर देते हो, रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, और जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड रहता है वहां पे चीजें जो वो थोड़ी सी आपको ब्रॉडली देखने को मिलती हैं। जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज है वो नॉर्मली क्वालिटेटिव में आजकल जो है ज्यादा यूज किए जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू को भी आप दो हिस्सों में जो है डिवाइड कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर्ड में क्या आ जाएगा, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन पहले डिसाइडेड होगा, ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्स जो उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड में कोई फिक्स्ड जो है वो क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कि मान लीजिए मैंने किसी से पूछना था कि अच्छा बताइए आपको कैसा लगता है कि यहाँ का जो हेल्थ पॉलिसी है वो कैसी है, इसमें पहले से डिसाइडेड होगा कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन हेल्थ पॉलिसी, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन अदर स्पेसिफिक पॉलिसी। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड होगा उसमें व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन हेल्थ पॉलिसी, किसी ने कहा जी यहाँ पे हेल्थ तो ठीक है लेकिन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, फिर अगला सवाल यहीं से निकल जाएगा, दैट इज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। यानी कि वहां पे जो इंटरव्यू है उसको ऐसे कंडक्ट करवाया जाता है जहां पे जो इंटरव्यूअर को लगेगा कि यार यहाँ पे मैं इससे ये इन्फॉर्मेशन सीख कर लेता हूँ, तो उससे कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरह की जानकारी जो है वो निकाल सकता है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है उनको हम इस तरीके से जो है डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? जब कोई बड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहती है, यानी कि डाटा बेसिस के ऊपर, सेक्स बेसिस के ऊपर हम लोगों ने कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो वहां पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो ज्यादा सुटेबल रहते हैं।
अगर मान लो हम लोगों ने किसी एक स्पेसिफिक समाज की जो ओपिनियन है, एटीट्यूड है, उसको ऑब्जर्व करना है, यानी कि बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, तो वहां पे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो ज्यादा बेटर रहते हैं। ये थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू होता है, ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। यहाँ पे जो है वो नई इंफॉर्मेशन निकालने के चांसेस रहते हैं जो स्ट्रक्चर्ड में नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड में आपने प्री डिसाइडेड क्वेश्चन जो वो पूछे हैं, तो उनमें नए जवाब मिलने के जो चांसेस है वो आपको कम हो जाते हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में जो वो हमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती है। स्ट्रक्चर्ड में क्या है, क्योंकि देखिए 5 सवाल मैंने आपसे पूछे, 5 सवाल दूसरे से पूछे, तो मैं दोनों के आंसर के बेसिस के ऊपर कंपेयर कर पाऊंगा कि कौन सा बेटर है। अनस्ट्रक्चर्ड में ऐसा नहीं है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड में मैंने एक से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे होंगे, दूसरे से जो वो मैंने डिफरेंट क्वेश्चन पूछे होंगे, लेकिन दोनों की अपनी अपनी रेलेवेंस है, दोनों की जो वो अपनी अपनी वैल्यू है। लेकिन इंटरव्यू में क्या रहता है, जहां पे वन ऑन वन जो है वो इंडिविजुअल से पूछा जाता है। सर्वे में क्या रहता है कि वहां पे वन ऑन वन नहीं है, वहां पे वन ऑन वन टू मल्टीपल भी हो सकता है, क्लियर, मल्टीपल टू मल्टीपल भी हो सकता है, यानी कि 100 लोग, ज्यादा लोगों का जो है वो इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा लोगों का डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। इंटरव्यू में नॉर्मली वन ऑन वन जो है वो हम लोगों को चीजें देखने को मिलती है। क्लियर। तो इंटरव्यू में जब भी हम लोग एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, तो अगेन वही है कि यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप में आप लोगों को एक्सेस मिल जाती है, कंपेयर करना थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मेथड है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो, क्योंकि इंटरव्यूअर देखिए, सर्वे में 2 लोग आए, आपके पास बैठ गए, और लोग भी बैठे हुए हैं, आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं, तो देर आर चांसेस कि आपके ऊपर कोई सोशल प्रेशर हो, जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप रिवील ना करना चाहते हो, एटलीस्ट पब्लिक। इंटरव्यूअर में क्या है, कमरे में बैठे हुए हो, सामने बैठा है इंसान, वो आपसे बातें कर रहा है, आपको कंफर्टेबल कर रहा है, तो वो ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन जो वो निकाल पाएगा एज कम्पेयर टू सर्वे, अगर मैं इंटरव्यू की स्पेसिफिकली बात करूँ। नेगेटिव जो है वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा जो है वो लिमिटेड रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि बंद कमरे के अंदर भी एक ऐसे इंसान जिसको मैं कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले ही मिला हूँ, तो शायद उसके साथ में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो वो शेयर नहीं करना चाहूंगा। क्लियर। इसके साथ साथ सोशल डिजायरेबिलिटी बायस जो है वो दोनों को मैं देखने को मिलता है। सोशल डिजायरेबिलिटी बायस का मतलब क्या रहता है कि जहां पे हम वो आंसर करते हैं जो समाज को अच्छा लगता है, जो हम सब लोगों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्लियर। थोड़ा सा ज्यादा लोगों का जो वो इंटरव्यू लेना मुश्किल रहता है, तो थोड़े से जो सब्जेक्ट रहते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा सकता है, वो उनकी जो संख्या है वो हम लोगों को थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये हमारे 2 मेथड से। तीसरा मेथड हमारा क्या है, सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग में जो है तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सैम्पलिंग में जो वो एक स्पेसिफिक एरिया को जो एक सैंपल के रूप में पिक कर लिया जाता है, उसको भी अलग अलग तरीके से जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक आपकी जो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहती है, और दूसरी जो वो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहती है। क्लियर। तो 2 मिनट दीजिए, इसको भी हम शुरू करते हैं, मैं एक बार पानी वगैरह पी लेता हूँ। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को 2 सेकंड में बोलते हैं, थोड़ी देर में जो शुरू कर रहे हैं, तब तक जल्दी से जो नोट्स आपके उनको नजर मार लीजिए। तो क्वांटिटेटिव में आ गया आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कुछ भी नहीं है। देखिए प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, देखो मान लो एक एरिया है, यहाँ पे
अलग अलग तरह के, जैसे अगर हम भी बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम हिमाचल की बात कर लेते हैं, तो वहां पे भी हमें कल्चर बहुत ज्यादा वेरी होता हुआ देखने को मिलता है। पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे भी जो रीजन वाइज है, मालवा है, दोआबा है, उसमें भी हम लोगों को जो कल्चर है या थोड़ा सा भाषा है उसमें चेंजेस होते हुए देखने को मिलते हैं। तो मान लीजिए मैंने पूरे एक स्टेट को, जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश के सोसाइटी को जो वो स्टडी करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कल्चरल या सामाजिक डिफरेंस जो है वो मेरे को इन अलग अलग एरियाज में देखने को मिलता है। जब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जाती है तो वहां पे कोशिश की जाती है कि हर एक एरिया से कोई ना कोई इंडिविजुअल जो है वो इस सैंपलिंग, यानी कि जब डाटा इकट्ठा किया जाएगा तो हर एक एरिया से ये प्रोबेबिलिटी रहे कि हर अलग अलग तरह का इंडिविजुअल जो है उसको इस सैंपल में जो है वो यूज किया जाएगा, ताकि डाइवर्स ओपिनियन, ताकि डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक सोसाइटी जनरेट हो सके। जो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे क्या करता है रिसर्चर, एक कोई भी एरिया पिक कर लेता है, यहीं से ही सैंपल उठाता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 10,000 लोग रह रहे हैं, यहीं से ही 100 लोगों को पिक करेगा एक सैंपल के रूप में, और उनसे जो भी क्वेश्चन करना है, जो भी डिस्कस करना है, उनको बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, उसकी उनके ऊपर रिसर्च कैरी आउट करनी है, उसको वो कर देगा। तो प्रोबेबिलिटी में ज्यादा डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होने के चांसेस रहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी जो वो थोड़ी सी नैरो होती है, यही कारण है ज्यादा बेस्ट फॉर्म ऑफ या ज्यादा बेटर फॉर्म ऑफ सैंपलिंग जो कंसीडर की जाती है वो कौन सी होती है, वो आप लोगों की प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, जहां पे ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि ऑलमोस्ट हर एक जो सब ग्रुप है, हर एक जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग तरह का जो समाज है, वहां से हर एक इंडिविजुअल को जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। समझ आई कहानी की नहीं है? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसमें छोटा सा डिफरेंस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की डिवीजन करूं तो एक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या है कि अलग अलग एरिया से रैंडमली किसी को भी उठा लिया और उससे जो है वो पूरा उन इंडिविजुअल्स के ऊपर जो वो अपनी सोशल रिसर्च को कैरी आउट करना शुरू कर दिया। दूसरा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में डिसाइड हुआ कि जैसे मान लीजिए एक पूरे लिस्ट है जिसमें पूरी स्टेट की पॉपुलेशन है, पूरे स्टेट के लोग जो है इंक्लूडेड हैं, तो वहां पे कहा गया कि काम करते हैं, एक फॉर्मूला बना लिया जहां पे हर 10वां इंसान जो है उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी, हर 10th इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर रिसर्च को कैरी आउट किया जाएगा। क्लियर? तो उससे क्या होगा, उससे एक प्रॉपर पहले ही रैंडम में किसी को भी उठा लिया, हो सकता है कि एरिया से 10 आ जाए, दूसरे से जो है वो 2 ही आए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर 10 के बाद, या मान लीजिए यहाँ पे पहले डिसाइड कर लिया जाएगा कि हर 10 इंडिविजुअल के बाद जो है वो हम लोग इस एक इंडिविजुअल को जो है सोशल रिसर्च के अंदर लेंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि ज्यादा ब्रॉड कवरेज जो है वो हम लोगों को देखने को मिले। तीसरा है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मतलब क्या होगा कि जो अलग अलग सब ग्रुप्स हैं उनको अलग अलग सैंपल कंसीडर करके उनको जो है वो स्टडी किया जाएगा। क्लस्टर में भी ऐसा रहता है, स्ट्रेटिफाइड में भी हम लोगों को ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां पे अलग अलग जो सब ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरह के जो लोग एक ही समाज के अंदर रह रहे हैं, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है, उनको अलग अलग तरह से ही अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड करके स्ट्रेटिफाइड करके फिर उनका जो डाटा इन्फॉर्मेशन, उनके जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, उनसे सवाल वगैरह पूछे। समझ आई कहानी की नहीं? ठीक है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो 2 तरह की होती है। एक जो है जी आपकी कन्वीनियंस सैंपलिंग है। कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब, जो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लो मैं शहर में हूँ तो मेरे लिए कन्वीनियंट है कि मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ कि भाई बताओ जरा तुम क्या सोचते हो। ठीक है, दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। जजमेंटल सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? जजमेंट सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई सर्वे कंडक्ट करना है, मैं पूरे चंडीगढ़ में 2 ही लोगों को जानता हूँ, तो मैं उनको कहूंगा यार कि अपने बता दो, तुम्हारे यार दोस्त हैं, मेरे को रिकमेंड कर दो, मैंने कुछ रिसर्च जो वो कैरी आउट करनी है। दैट इज जजमेंट सैंपलिंग। क्लियर? तो दोनों ये वाले जो टेक्निक है ये कोई बड़ी ज्यादा इंपैक्टफुल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरह की चीजें हम लोगों को सोशल रिसर्च के अंदर देखने को मिलती हैं, यही कारण है इसको हम 2 अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 2 अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है वो कैटेगराइज कर रहे हैं। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है, तो जो सैंपलिंग है वो 2 तरह की है, फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में ऐसा सैंपल कलेक्ट किया जाता है, यानी कि ऐसे लोगों को पिक किया जाता है जो ऑलमोस्ट पूरी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन हो। नॉन सैंपलिंग में ये प्रोबेबिलिटी कम होती है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि सारे लोगों की, अलग अलग जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं उनकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को देखने को ना। तो ये था हमारा पहला हिस्सा, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स कौन कौन से। दूसरा हिस्सा क्वालिटेटिव कौन से होंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो क्वालिटेटिव में जो सबसे पहला रहेगा वो है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन।
तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ कि किस तरीके से जो है वो जो नायर कम्युनिटी है उसको प्रॉपरली जो है वो स्टडी किया गया, और उसमें ये डिसाइड या उस रिसर्च के बाद जो है उसमें उस पार्टिसिपेशन के बाद जो है वो सोशल रिसर्चर के द्वारा इसको ये कंक्लूजन निकाला गया कि दिस स्पेसिफिक एरिया या दिस स्पेसिफिक सोसाइटी इज अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी। क्लियर, यानी कि वहां पे मदर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डोमिनेटिंग रोल प्ले करती है, वहां पे फैमिली शादी शुदी का इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहती। क्लियर, यहाँ तक कहानी सबको समझ आया। तो जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है उसकी ना देखिए सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो यही है, क्योंकि यहाँ पे सोशल रिसर्चर जाता है, सोसाइटी के अंदर रहता है, उनको बताए या बिना बताए ऑब्जर्व करता है, तो ज्यादा बेटर, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा रियल पिक्चर जो है वो प्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि जो ये ऑब्जर्वेशन है ये बड़े छोटे से ग्रुप की हो सकती है, और हो सकता है कि ये जो सेम अंडरस्टैंडिंग आपकी स्पेसिफिक सोशल रिसर्च के ऊपर आपने जो या एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के ऊपर आपने सोशल रिसर्च को कैरी आउट किया है, शायद इसको आप दूसरे एरिया में जो है वो इंप्लीमेंट ना कर सको। क्लियर, इसके एडवांटेज क्या है कि थोड़ा सा लोगों को बेवकूफ बनाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, यानी रिसर्चर जब उन्हीं के साथ रहेगा, खाएगा पिएगा, लोग झूठ भी कितने दिन बोलेंगे, 10 दिन बोलेंगे, 20 दिन बोलेंगे, उसके बाद उनका रियल बिहेवियर बाहर आ जाएगा, और जो सोशल रिसर्चर है वो उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा, उसको वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा रहता है दैट इज योर केस स्टडीज। तो केस स्टडीज जो है वो एक, जैसे मैंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ था, क्लियर, कैथरीन गो की एक स्टडी थी नायर सोसाइटी के ऊपर, तो वो बेसिकली जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी थी और साथ में केस स्टडीज भी थी। केस स्टडीज में क्या करते हैं हम लोग, एक स्पेसिफिक चीज को पिक करते हैं, क्लियर, एक स्पेसिफिक, मान लीजिए एक सोसाइटी को पिक कर लिया, एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को पिक कर लिया, फिर उसको प्रॉपरली एनालाइज किया और उसके बेसिस के ऊपर जो है वो अपनी सोशल रिसर्च को कैरी आउट किया। क्लियर, जैसे केस स्टडी हो सकती है कि किसी आईएएस ऑफिसर ने वहां पे जो रोड बना दिया तो वो कैसे बना। केस स्टडी हो सकती है कि जी जो ट्राइब्स हैं हमारी राजमहल हिल्स के ऊपर, उनकी क्या जो है वो स्थिति है, उसकी उनकी प्रॉपर स्टडी रिसर्च जो है उसके ऊपर भी केस स्टडी जो है वो बन सकती है। क्लियर, तो केस स्टडीज जो है वो जैसे कैथरीन गो की जो है वो केस स्टडी है, तो कहीं ना कहीं जो सोशल लाइफ के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, जैसे कहा जाता है ना कि जो फैमिली है या मैरिज है वो ऐसे ही होती है, वो मेनली पैट्रिलिनियल यानी कि मेल डोमिनेटिंग है, लेकिन नायर सोसाइटी को जब स्टडी किया गया तो उसको जो वो चैलेंज किया गया, तो केस स्टडी जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सोशल फैक्ट्स हैं उनको भी जो है वो चैलेंज कर सकता है। सिमिलरली अलग अलग तरह की टाइप्स हो सकती है, जैसे डगलस जो है वो उन्होंने सुसाइड को, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इन्होंने बताया कि सुसाइड के अलग अलग तरह के तरीके रहे। क्लियर, अलग अलग समाज, अलग अलग सोसाइटी को अंडरस्टैंड करके अलग अलग केस स्टडीज के थ्रू इन्होंने हम लोगों को ये चीजें समझाने की कोशिश की कि जी ये कहा है मिले डरके में, लेकिन यहाँ पे जो सुसाइड हुए तो डिफरेंट तरीके से हुए। तो केस स्टडीज जो है, चाहे डगलस की मैं बात करूं, कैथरीन गोस की बात करूं, इनको हम लोग जो है यहाँ पे पिक कर सकते हैं। पॉल विल्स जो है उन्होंने जो है वो पूरा जो स्कूल सिस्टम है उसके ऊपर जो है वो भी अपनी हाइपोथेसिस बिल्ड की है कि किस तरीके से जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहां पे जो वर्कर क्लास है, जैसे इनका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, पॉल विलिस की थ्योरी स्टडी बता देता हूँ, जो बाद में जो है वो सरकार ने बहुत ज्यादा यूज किया और उसको चेंज करने की कोशिश की इस थ्योरी के ऊपर, जो उनका एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की। तो देखिए कहानी क्या थी कि इन्होंने इंग्लैंड में जो है वो ये रिसर्च हुई है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्कूल को ऑब्जर्व किया, इन्होंने स्कूल में जो है वो लड़के थे उनको इकट्ठा किया और उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, और उन्होंने देखा कि जो लड़के हैं ये बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा एज के लड़के नहीं थे, टीनेजर्स थे, ये उनकी एज जो वो बहुत ज्यादा नहीं थी। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो लड़के हैं ये एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं। फिर उसने पूरा स्कूल को समझा, उसने देखा यार इस स्कूल में सारे के सारे, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है वहां पे दो लोग मेन होते हैं, एक होता है बिजनेसमैन जो पैसा कमा रहा होता है, दूसरे होते हैं वर्कर्स जो उसकी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। तो वर्कर्स के लिए स्पेशली अगर तुम हाथों मतलब ताकत वाला काम करे तो उसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती है। तो उस पूरे के पूरे स्कूल का जो माहौल था वो ऐसा था कि वहां पे मैक्सिमम जो वर्कर्स लोग थे, वर्कर्स फैमिलीज थी, उन्हीं के बच्चे वहां पे पढ़ा करते थे, और उनके जो बच्चे थे उनका भी माइंडसेट ऐसा था कि हमने भी फ्यूचर में वर्क करी, तो उसके लिए कोई स्किल सेट, उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं थी। तो यही कारण था जिन बच्चों को स्टडी कर रहा था वो बच्चे जो है वो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया करते, एजुकेशन उनके लिए माहौल था, एंजॉय करते थे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पता था कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, हम लोग जो है वो हमें अल्टीमेटली फैक्ट्री में जाके ही काम करते। तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन थी, इसके बेसिस के ऊपर बाद में जो हमें वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी होती हुई देखने को मिली। लेकिन ये एक एग्जांपल था, ये एक केस स्टडी थी कि कैसे
जो वर्किंग क्लास है वो एजुकेशन, वर्किंग क्लास के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन को सीधे सीधे देख रहे हैं। मेरा बाप जो है वो सुबह जा रहा है शाम को जा रहा है, कोई पढ़ा लिखा है नहीं, तो मैंने भी पढ़ लिख के क्या कर लेना है। तो स्कूल में उसका इंटरेस्ट एजुकेशन के लिए जो उसका रुझान है वो बहुत कम रहता है, जो आपके पॉल विलीज की जो स्टडी है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो इसकी एक एडवांटेज है कि प्रॉपर डिवीजन है, और आगे फर्दर अगर सरकार ने कोई प्लान करना है तो केस स्टडी जो उसके लिए भी हेल्प कर सकती है। ठीक है, ये केस स्टडीज काफी रीजनिंग, क्योंकि एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट को जब चैलेंज करना होता है तो वहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस, कोई चीज गलत है तो वो क्यों है, वो भी केस स्टडीज के अंदर जो वो हम लोग इंक्लूड करते हैं। डिसएडवांटेज वही है जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की है, कि इसको जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दूसरे ग्रुप में रिप्लेस करना। केस स्टडी में हम लोगों ने, याद होगा आप लोगों को, हॉथ इफेक्ट हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो लाइट थी उसको डिम भी किया जा रहा था, फिर भी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, उनको लग रहा था कि कोई देख रहा है। तो जब केस स्टडी किसी के ऊपर की जाएगी और किसी को ऐसा लगेगा कि कोई किसी को देख रहा है, तो देयर आर चांसेस कि उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा, और जो शायद वैसे करना चाहेगा वैसा नहीं करेगा। तो केस स्टडी का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलता है, इसको फिर से रेप्लीकेट करना जो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, और उसके साथ साथ जो है वो ग्रुप मेंबर के रूप में जो है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रह जाता है। क्लियर, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जब तुम एक ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप की भी स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पे देना चांस है कि 2-3 लोग ओवरऑल ऑब्जर्वेशन जो है या ओवरऑल जो असेसमेंट है रिसर्चर की, उससे जो वो एग्री ना करें। क्लियर, तो ये अलग अलग तरह के जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है, हॉथॉर्न इफेक्ट है, होपफुली हम लोगों ने तो लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ लिया है। ये स्टेप्स इन सोशल रिसर्च है कि सोशल रिसर्च को कैसे कैरी आउट किया जाता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम देखी जाएगी, फिर प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन, पहले तो सेंस किया जाएगा कि है प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाएगी कि रियल प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद जब वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बिल्ड होना शुरू होगा, सबसे पहले हाइपोथेसिस बनेगी, रिसर्च डिजाइन बनेगा, डाटा कलेक्ट होगा, डाटा को एनालाइज किया जाएगा, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, फिर जाके जो है वो आपकी रिपोर्ट की प्रिपरेशन होगी। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो है वो सोशल रिसर्च में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो ये आसान टॉपिक था, लेकिन अगेन एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम करते हैं खत्म, और नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा जब हम लोग हमारे जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं उनकी तरफ हम मूव करेंगे, तो आपने उनको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना है। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।